हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, किसी भी, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या किसी वनडे एग्जाम या एसएससी एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को ऑनलाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। और देखिए, थ्योरी थ्योरी किताबें कितना भी पढ़ लें, जब तक हम लोग प्रश्नों को नहीं देखेंगे कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तब तक तैयारी को मुकम्मल नहीं माना जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आयोग के विभिन्न आयोगों के द्वारा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक, तो पहला प्रश्न ये देखते हैं कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया। तो ये भी कौन था? तो ये भी मोहम्मद बिन कासिम था। और वीडियो थोड़ा आप लोगों को स्लो लगे तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.2 या 1.5 पे भी कर सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पे ये ख़त्म हो जाए। ठीक, तो अगला देखते हैं कि पुस्तक तहकीक मालिल ए हिंद पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखा था? तो ये अल-बरूनी ने लिखा था। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखा था? तो हालांकि ये यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन ये अरबी में ही ज़्यादातर हो सकता है, अरबी में ही लिखे होंगे। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अल-बरूनी द्वारा लिखा गया। उज्बेकिस्तान यात्री जो 11वीं शताब्दी में भारत आया, कौन था उज्बेकिस्तान का वो यात्री? तो ये अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। उसके बाद है फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान आक्रमणकारी के साथ आया। किसके साथ आया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। और ये किसका युद्ध कहलाता है? तो तराइन का युद्ध कहलाता है। देखिए, तराइन का 2 युद्ध, एक प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन वही द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। यही जब तराइन का युद्ध हुआ था, उस समय जो जयचंद मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान का साथ दे दिया होता, तो वहीं पर मोहम्मद गोरी हार गया होता। इसलिए आज भी कहावत कहते हैं कि जयचंद मतलब जयचंद बन रहे हो, मतलब जयचंद मतलब एक तरह से वो पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने धोखा दे दिया, इसकी वजह से मोहम्मद गोरी यहाँ पे भारत में जीत गया। अगला है कि मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। एक प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कहाँ था? तो ये सोमनाथ था। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इस पर कई बार आक्रमण हुआ है, बहुत बार। अगला प्रश्न है कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच लड़ी गई। मतलब मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ी गई, तो जयचंद किस वंश के थे? तो ये गाहड़वाल वंश से संबंधित थे। अगला है कि शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया। किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को 1178 में हराया था। फिर प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने पहली बार आक्रमण कहाँ किया, किस सन में किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी के शासक किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा। फिर 1001 में अपने पहले आक्रमण में मोहम्मद गजनवी ने भारतीय शासकों को हराया। किसको हराया था? तो ये जयपाल को हराया था। उसके बाद है कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो नालंदा प्राचीन शिक्षण स्थान एवं मठ का एक केंद्र नष्ट हो गया। कब, किस सन में? तो 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। 1191 में ये तराइन का प्रथम युद्ध था। अगला है कि चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ, में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ तथा चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद जो पड़ रहा है,
उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पे जो स्थान है वो चंदावर के वो चंदावर का क्षेत्र पड़ता था उसमें। अगला है कि कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था, तो ये राज्यपाल। कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के शासक के समय शासक कौन था, राज्यपाल नहीं, ये जयपाल होना चाहिए शायद। अगला प्रश्न है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहास में अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है, तो ये किसने कहा था, किसके संदर्भ में, तो ये लेनपून। किसके संदर्भ में, तो ये लेनपून के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये अल्पतगिन था। मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो ये कौन था, तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, जो कि तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय और अर्डोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है, पृथ्वीराज चौहान। किसके लिए, तो पृथ्वीराज चौहान। ये कहीं कहीं इस ऑप्शन में वो शिवाजी के नाम भी दे देता है, और पृथ्वीराज चौहान ना हो तो वहाँ पे शिवाजी होगा। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया किसने था, तो बख्तियार खिलजी। और इसी बख्तियार खिलजी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। फिर आता है कौन, क्या, तो गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किया किसने, तो खिलजी राजवंश ने, जो कि 1200 अरे अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, ये खिलजी राजवंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया कब से कब तक, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगला प्रश्न है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि कहीं कहीं इल्तुतमिश भी देता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही एकदम व्यापक रूप से दिल्ली के अपनी राजधानी बनाया था। तो और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ना हो तो वो इल्तुतमिश ही होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ऑप्शन में होता है, तो वहाँ ज़्यादातर ऑप्शन सही इल्तुतमिश ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का शासक था, तो ये गुलाम वंश का शासक था। दास वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किससे संबंधित थी, तो दास राजवंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हो गई, तो चौगान खेलने के दौरान। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपीय शासन करने वाला भारत का मुस्लिम शासक वंश कौन था, एक गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित हैं, तो ये मामलुक राजवंश से संबंधित हैं। काकतीय राजवंश का अंत किसने किया, कि काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा काकतीय राजवंश का अंत कर दिया गया। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की किसने, तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने। किसने, तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अगला है कि इल्तुतमिश से उसके उत्तराधिकारी। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई किसके काल में, तो ये इल्तुतमिश के काल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जिसके काल में आया, किसके काल में, तो ये इल्तुतमिश के काल में आया था। फिर गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश। क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था, तो ये इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। भारत का वो मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, तो कौन था ये, तो ये भी इल्तुतमिश ही था। फिर अगला प्रश्न है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया, कहाँ किया था, तो ये बठिंडा के किला मुबारक में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है कब से कब, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो जितना भी बीच हुआ ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन वर्षों के दौरान कई राजवंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लेकिन इनको एक रूप से सल्तनत काल का ही रूप जाना जाता है। फिर रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया कब, तो 1240 ईस्वी में।
बदायूं जो 1197 से 98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने नियुक्त किया इल्तुतमिश को? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया कब शासन बनी? तो ये 1326 में। कब बनी? 1226 में ये वहाँ की शासिका बनी, जो कि 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक मतलब ये वहाँ की सुल्तान थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका जो 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान पर थी, कौन थी? तो ये रजिया सुल्तानी थी। वह शासक जिसके द्वारा टंका जीतल नाम के सिक्के चलाए गए कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही था। अगला प्रश्न है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के तुर्की शासक के बेटे थी, किसकी थी? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये देखिए ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, जैसे एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, लेकिन हालांकि दिया नहीं है, बस भले ही यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि बलबन है उनके उत्तराधिकारी से संबंधित। तो वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई कौन था? तो ये बलबन था। ये कौन था? तो ये बलबन ही था। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 की अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था। कब से कब किया था? तो 1266 से 1287 तक दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद है कि गयासुद्दीन बलबन, किसने? गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली को वो प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, कौन था? ये भी बलबन ही था। अगला है कि बलबन काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तुगरिल खान था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल गवर्नर कौन था? तुगरिल खान था। सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों को अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, कौन था? तो ये बलबन था। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया, कौन था ये? तो ये भी बलबन ही था। बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? बलबन की उपाधि धारण की थी उलूग खान की। उलूग खान किसकी उपाधि, मतलब किसका उपाधि था? बलबन का। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत की, तो ये कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। उसके बाद बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के नायाब के रूप में नियुक्त किया। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को नायाब के रूप में नियुक्त किया। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ने उपाधि धारण की किसका? तो जिले इलाही, जिसे भगवान की छाया कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि कब से कब तक? 1290 से 1316 तक। कब से कब तक? 1290 से 1316 तक। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि कब तक थी? 1296 से 1316। हालांकि इसके 4 साल तक भी और भी कुछ शासक आए, लेकिन अमूमन 1316 तक ही माना जाता है। फिर उसके बाद है अपने सैनिकों के लिए, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया, कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। रानी पद्मावती के संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़ से। रानी पद्मावती के संबंध किससे है? चित्तौड़ से है। उसके बाद है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योग कर नहीं लगाया गया। क्या नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग कर। फिर जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद आया कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया। तो बंगाल के राजा कौन थे उस समय? तो ये लक्ष्मण सेन थे। कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। अगला है कि सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, कि कौन था ये? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न, एक बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में लिया, किसने था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अर्थात ये उपज का 50% लेता था टैक्स के रूप में।
1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये सिंधु नदी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना कौन? तो ये गाजी मलिक था। फिर माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन अधिकारियों के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना अनिवार्य था। तो ये कौन था? तो ये सहना ए मंडी। उसके बाद दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासन कौन था? शासक? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था किसके नाम से? तो सराय ए अदन। दिल्ली सल्तनत के सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा था नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरुआत किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी राजवंश दिल्ली का शासन कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों को गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था, क्या जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से। क्या नाम था? तो इक्तान के नाम से जाना जाता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका क्या नाम था? तो सीरी नाम था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खराज कर किसकी उपज के बराबर था? तो 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया खराज का प्रतिशत कितना था टैक्स के तौर पे? तो ये 50% था कुल अनाज का। फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था तो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने को राज्य दे दिया गया तो ये कौन थे? करौंदे। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश से। किससे? तुगलक वंश। फिर दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उनकी विद्वता और कला के उदार संरक्षण के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली में काजी न्यायाधीश के रूप में किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत पर तैमूर वर्ष आक्रमण कब था? तो 1398 में। तैमूर किसको आक्रमण किया? 1398 में। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। फिर उसके बाद से मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह प्रमुख प्रसिद्ध थी। किसके शासनकाल में? तो ये मोहम्मद तुगलक के काल में। उसके बाद प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का निवासी था। और देखिए इसे कितने प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी लाइन से और पीसीएस में भी कई बार पूछे गए और अन्य एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये नहीं कि केवल वनडे एग्जाम के लिए या किसी सिंगल आर के लिए, ये सभी के लिए हैं। उसके बाद प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है कौन के लेखक कौन थे? तो गिरीश कर्नाड। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद 14वीं शताब्दी के दौरान कब से कब? तो 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी को नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद फुतूहत ए फिरोजशाही। क्या नाम है? फुतूहत ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया किसके? तो फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो के शाह के काल में। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष था कौन? तो राजवंश था? तो तुगलक राजवंश था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचार किसने किया था? तो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या समोदास बनाया था ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की कौन था? ये तो फिरोज शाह तुगलक।
सर्व कर लगाया जाता है किस पे, तो सिंचाई पे लगाया जाता है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें दोनों संप्रदाय के लोगों से एक दूसरे के विचारों की समझा जा रहा है। कौन सी थी, किसके, तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक। और जौनपुर को पूर्व का मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट थे पढ़ाई वढ़ाई के संबंधित। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। हालांकि ब्राह्मणों ने कर टैक्स देने से मना कर दिया था, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट भी नहीं मान रही थी, तो सभी लोगों ने मिलकर ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मणों के तरफ से टैक्स इसमें दिया। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया, किसके काल में, किसके काल के था, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार का कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नासिरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो ये तुगलक वंशी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जीतल के नामक सिक्कों का विस्तार चलाया। मोहम्मद गोर तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो बनी थी। उसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया कब, 1398 में है। 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य वेनिस से होते हुए भारत आया था। अगला प्रश्न है सैयद एवं लोदी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये कौन थे, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। किसके शासनकाल में, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के काल में। अगला है कि वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत चरमोत्कर्ष हुआ, मतलब बिजारत चरमोत्कर्ष पे था, तो तुगलक काल में। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। अगला है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। सर्व कर लगाया जाता किस पे, तो सिंचाई पे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, तो ये कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। उसके बाद जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाया किसने, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ही था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय स्थापना की थी, किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, किसके काल में, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो ये तुगलक वंश था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर कौन से सिक्के चलाया, तो जीतल नामक तांबे का सिक्के चलाया। उसके बाद से मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो बनी थी किससे, तो सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1398 में आक्रमण किया था। उसके बाद मार्को पोलो जो 1292 से लेकर 1294 के मध्य भारत आया था, ये कहाँ का था, तो ये वेनिस का एक व्यापारी था। सैयद एवं लोदी वंश। उसके बाद सैयद एवं लोदी वंश। आगरा शहर को किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था, जो कि लोदी वंश का था। लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है।
अगला है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया, किसके द्वारा मारा गया? तो ये बाबर के द्वारा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर लोदी के मध्य हुआ था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, किसने उद्घोषित किया था? तो बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो किसके शासन के समय? तो सिकंदर लोदी के समय। सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने? खिज्र खां। अगला है कि दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो 1526 में इस लोदी वंश का अंत हो गया। खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद राजवंश से संबंधित था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था किसने? तो सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना कब? तो 1517 में, और 1517 से लेकर 1526 तक था ये। उसके बाद आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। फिर उसके बाद अब सल्तनत कालीन प्रशासन स्थापत्य एवं कला से संबंधित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक क्या था? तो चार मीनार। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? तो दबीर खास। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था क्या? तो खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था किस नाम से? तो दीवान इंसा के नाम से जाना जाता था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? तो भुक्ति, भूमि, भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, और ये इसका इक्ता का धारक होता था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था क्या, किस नाम से? तो बंदगान नाम से। किस नाम से? तो बंदगान नाम से। अगला है कि दिल्ली में खिलजी वंश का स्मारक लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया किसे? तो अलाई दरवाजा। अगला टॉपिक है कि अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर एक उदाहरण किसका? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का। फिर हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है कहाँ? तो पकी हुई ईंटें और चूने के गारे से बनाया गया है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान की मकबरा है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल में होता? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक प्रश्न पूछता है कुतुब मीनार के निर्माण में किसने सहयोग किया था? तो इसमें विशेषतः 3 लोग आते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने भी मरम्मत कराया, और फिरोज शाह तुगलक ने, अर्थात 3 लोगों का नाम आता है। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो खिज्र खां ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है कहाँ? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू किया था किसने? तो सल्तनत सुल्तान ने। हौज सुल्तानी क्या था? तो एक बड़ा जलाशय। हौज सुल्तानी एक बड़ा सा जलाशय। कुतुब मीनार का सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? तो कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। मोट की मस्जिद किस बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली के में निर्माण किसने करवाया था? तो इसे जय सिंह ने करवाया था। फिर खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आरिजे मुमालिक। क्या कहा जाता? आरिजे मुमालिक।
अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन साहित्य व साहित्यकार से। तो साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं तो हरिकेल नाटक में। अलबिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था तो किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखा था। फयायुद्दीन फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था किसने, तो अमर हसन सिजजी ने। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है किसने, तो अल बरूनी ने। फिर फ़ख्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, अदब उल हर्ब। क्या नाम है, फ़ख्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक क्या नाम है, अदब उल हर्ब। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था, तो इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा, तो नन्यन ने। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता है, भारत का तोता भी कहा जाता है, दरबारी कवि किसके थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था कौन, तो अब्बास खां सरवानी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था किसने, तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्हें प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी किसने, तो अमीर खुसरो ने। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है कौन, तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न कुछ ग्रंथ हैं और उसके रचनाकार हैं, तो रस कौमुदी के रचनाकार कौन थे, श्रीकंठ। अगला है कि राग विबोध के रचनाकार कौन है, तो सोमनाथ हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार कौन है, तो वेंकट रमन या वेंकट मखीन। उसके बाद तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज उल सिराज। ताज उल मासिर के लेखक कौन है, तो हसन निजामी। तारीख उल हिंद के लेखक कौन है, तो अल बरूनी। और तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है रचनाकार और उसके रचना से। मुल्ला दाऊद किसके रचना किए हैं, तो चंदायन के। दामोदर कवि, तो पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। अगला है कि तबकात नासरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज या जस्सानी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो शम्स सिराज अफीफ। तुगलकनामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित है। तो विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था क्या, तो नरपति कहा जाता था। जनपद गीतें जिसमें बासवन्ना में के वचन शामिल हैं, तो राज्य से संबंधित है, किस राजवंश से, कर्नाटक से। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया, वह कौन था, तो निकोलो कांटे। फिर अगला प्रश्न है तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था, तुलु राजवंश की, तो वीर नरसिंह ने। प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती भाग लेती थी, किस साम्राज्य में, तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तुंगभद्रा नदी किनारे किस नदी किनारे, मतलब तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है कौन सा राज्य, तो विजयनगर राज्य था। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है, तो तुलु राजवंश से संबंधित हैं। धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य है किसमें, तो हम्पी में है। विट्ठल मंदिर के स्मारकों के किसमें शामिल है, तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत किस राजवंश से संबंधित है, तो संगम राजवंश से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। एक प्रश्न, बहमनी राजवंश की स्थापना कब हुआ था, 1347 में हसन और गंगू ने किया था। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित है, तो तुलु नरसिंह से। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कहाँ, तो हम्पी की। विजयनगर राजवंश के शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया, तो कौन था, तो कृष्णदेव राय थे।
अगला है कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के हैं। फिर अगला है कि श्री कृष्णदेवराय ने साहित्य अमुत्य माल्यद के मध्ययुगीन ग्रंथ की रचना की थी। अगला है कि अन्नमय्या मध्ययुगीन क्या है कि अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे जो वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से। देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कौन था? तो ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त किया। किसने? जैनुल आबदीन। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 23 जनवरी 1565 को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में आया था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी क्या? तो कोट्टम थी। हिंदी खड़ी बोली के जनक माना जाता है किसको? तो अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों के गिरजाघर निर्माण की अनुमति प्रदान की? तो ये वेंकट द्वितीय थे। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था तो विजयनगर साम्राज्य। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। किसके तर्ज पर? तो ठुमरी के तर्ज पे। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। अर्थात विजयनगर साम्राज्य का जो वर्तमान स्थान देखें तो ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। पतनूलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए। वे क्या थे? तो वे रेशम बुनकर थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना जिसे अमुत्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन थे? तो काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत कौन थे? तो काकतीय राजवंश के थे ये। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो कृष्णदेवराय ने किया था ये। चंद्रगिरी विजय शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला में भारत के राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है चंद्रगिरी किला? तो आंध्र प्रदेश में है। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? तो अल्लासानी पेद्दना है। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णित किया किसने था? तो डुआर्ड बारबोसा पुर्तगाली के लेखक थे। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच भूमि रायचूर, दोआब, विजयनगर, बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था। अगला प्रश्न है कि बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। फिर अपने आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया क्या? तो हसनाबाद शहर। निजामशाही राजवंश द्वारा शासित थी क्या? तो अहमदनगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल क्या है? तो कनककुन्नू पैलेस है ये। बहमनी उसके बाद कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक क्या है? तो गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मलिक अंबूर को। अगला विभिन्न वंशों से मिलान करने वाला संगम वंश जो 1336 से 1485 ईस्वी तक था। तो ये हरिहर प्रथम इसके प्रथम मतलब संस्थापक थे। उसके बाद आता है सालू वंश।
जो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक था, जिसके संस्थापक नरसिंह सालू थे। फिर तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 तक, तो इसके संस्थापक वीर नरसिंह। और अराविडु वंश जो 1570 से लेकर 1649 तक था, जिसके संस्थापक तिरुमाल व तिरुमल थे। अगला प्रश्न भक्ति एवं सूफी आंदोलनों से संबंधित है। तो मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में एक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं क्या? तो 5। भक्ति आंदोलनों को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को। फिर बीजक पुस्तक लेखक किसके हैं? तो कबीरदास के हैं ये। रामचरितमानस का वह कांड या अध्याय जो सबसे छोटा है, तो किष्किंधा अध्याय सबसे छोटा है। विख्यात महिला कवयित्री भगवान कृष्ण की मीराबाई वर्तमान की किस राज्य से संबंधित थी? तो ये राजस्थान की राजपूत राजकुमारी थी। फिर मध्वाचार्य जो 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूपों से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित हैं। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल में है। वेंकटेश्वर, जिसे वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान किसके रूप हैं? ये विष्णु के रूप हैं। उसके बाद हंस संप्रदाय के एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्णा और राधा की पूजा करते हैं। किसकी? तो हंस संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? कृष्णा और राधा की। तो मीराबाई मेवाड़ की राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की थी। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। फिर 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? तो सिंध प्रांत से संबंधित है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से सूफी संत से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सूफी संत से संबंधित हैं। उसके बाद संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। फिर एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। कौन? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे, मतलब फतेहपुर सिकरी में ही शेख सलीम चिश्ती रहते थे। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में, मतलब इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। रमजान कौन सा महीना है? तो ये 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में जाना जाता है। इस्लाम में अगला प्रश्न है कि इस्लाम में ज़कात क्या है? ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। ज़कात ये कितना होता है? 2.5% होता है कुल आय का। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे क्या कहा गया? तो हदीस। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं, उनकी दैनिक जो दिनचर्या थी, उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, जिसे कहा जाता है हदीस। और कुछ प्रमुख हदीस हैं, सैयद बुखारी, तिबरी, ऐसे मतलब अन्य नाम है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सैयद बुखारी को माना जाता है ऑथेंटिक हदीस। उसके बाद आता है इस्लामिक धर्म संस्थापक माना जाता है किसको? तो पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया धर्म या पंथ प्रमुख संप्रदाय किसके? तो इस्लाम के हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली से संबंधित है किसे? तो ध्रुपद से संबंधित है। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून किससे संबंधित है? मुस्लिम समुदाय से। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया और निजी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया, तो हठ योग है। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, कहाँ के? शेख निजामुद्दीन औलिया के। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारून के।
शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही कहलाए कौन? तो निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया किसका? ये कौन थे? तो फरीदुद्दीन गजे शंकर थे। अगला प्रश्न, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किसको की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध कौन था? तो नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं कौन? तो शाह मोहम्मद गौस को। कबीर के कौन शिष्य थे? तो रामानंद। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के शिष्य थे कौन थे? कबीर। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो चैतन्य के। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी यादों में बना था? तो गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है किसके? तो रामानंद के हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था किसने? तो वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किसे? तो वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत कौन था? तो नामदेव थे। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था किसके? तो अलवार संतों द्वारा। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? तो नामदेव थे। मलुक दास एक संत कवि थे, तो कड़ा के थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में हुआ था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? तो पवित्र गीतों का पाठ है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खां की दरगाह स्थित है कहाँ? तो दिल्ली में है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या था? तो संत था। सूफी संत के मकबरों को क्या कहा जाता था? तो दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो ये नक्शबंदी था। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, कौन था? तो ये बसवन्ना था। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद थे। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत समेकित किया, कौन थे? आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के एक संत थे कौन? तो चोखा मेला। चोखा मेला कहाँ के संत हैं? महाराष्ट्र के। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप क्या है? तो अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, कि एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे, तो नादिया के। अगला कि लाल डेढ़, जो कि 14वीं शताब्दी में महिला संत थी, की गिनती कश्मीर भाषा की आरंभिक और सबसे पवित्र कवित्रियों में की जाती है। गोरा कुंभार कौन? गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवार के नेतृत्व में हुए वह भक्त कौन थे? तो विष्णु के भक्त हैं। अलवार कौन थे? विष्णु के भक्त थे। और नयनार कौन थे? तो ये भगवान शंकर के भक्त थे। फिर ज्ञानेश्वरी 13वीं शताब्दी के मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। किस पे? भगवत गीता पे। अगला कि चिश्ती संप्रदाय से कौन संबंधित था? तो शेख हमूद्दीन नगौरी। सुहरावर्दी संप्रदाय से तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिर नक्शबंदी संप्रदाय से तो अहमद सरहिंदी। और कादरी संप्रदाय से तो शेख दाऊद किरमानी। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के विविध, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था तो मसाहत। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट का तुरान के रूप में दर्शाया गया है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये जयदेव हैं।
महत्वपूर्ण शासक और उनके शासनकाल से देखिए तो इल्तुतमिश जो 1211 से 1211 से 1236 तक शासन किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक शासन किया। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। और अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अगले महत्वपूर्ण शासक उनके राज्य से राणा हमीर कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। राणा चुंडात मारवाड़ के। मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सरवर ख्वाजा कहाँ थे? तो जौनपुर से संबंधित थे। और आज की वीडियो में इतना ही। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आप सबसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए।